हेलो फ्रेंड्स, आज हम DP900 का सेकंड मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। सेकंड मॉड्यूल है एक्सप्लोर डेटा रोल एंड सर्विसेज। इसमें हम लोग कवर करेंगे जॉब रोल्स, जिसमें कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल है, डेटाबेस एनालिस्ट का क्या रोल है और डेटा इंजीनियर का क्या रोल है। तीनों तरह के रोल्स उनके क्या, उसमें हम लोग क्या वर्क करते हैं। और अनदर थिंग इज, दूसरा हम लोग इसमें डेटा की सर्विसेज सारी कवर करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में ये मॉड्यूल कवर किया था और अब हमें डेटा की रोल्स एंड सर्विसेज कवर करने हैं। अब डेटा के वर्ल्ड में कौन कौन से जॉब रोल्स की ज़रूरत होती है, जैसे अगर हम देखें तो डेटा में हमें क्या करना होता है, डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा करना, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना और उस डेटा को यूज़ करना। ठीक है, तो ये हमारी तीन चार तरह के काम होते हैं। अगर आप देखोगे कुछ रोल्स होते हैं वो बिजनेस से अलाइंड होते हैं, यानी बिजनेस समझो। अब ये देखो कि इस बिजनेस के लिए कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ लास्ट 3-4 मंथ्स में कैसी रही, हमें अब क्या फीचर लाना चाहिए कि हमारा बिजनेस की ग्रोथ आगे बढ़े, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हमें डेटा कलेक्ट करके दे, फिर उस डेटा पे कुछ लॉजिक लगाकर उसके KPI मेट्रिक्स निकाल कर उसके ऊपर हमें डेटा दे, दिखाए उसमें क्या ट्रेंड है, और फिर हम ये देखेंगे कि उसमें हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है और हमारी आगे से प्रिडिक्शंस क्या निकल रही है। इस तरह से हम अपने बिजनेस के लिए पूरा बिजनेस ओरिएंटेड डेटा को यूज करते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो 3 तरह के रोल्स आते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है, वो डेटा को मैनेज करता है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लेता है, मैनेज करता है, यूजर्स क्रिएट करता है, यूजर्स ऐड करता है, परमिशंस देता है, बैकअप एंड रिस्टोर करता है डेटा को, अगर कोई फेल हो गया तो कहीं पे डेटा मिस है तो उसको लाने की कोशिश करेगा, कहाँ से डेटा आएगा। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ओवरऑल रोल है कि डेटा को डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स जो हैं ऑन प्रेम या क्लाउड के वो परफॉर्म करना। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल डेटाबेस की अवेलेबिलिटी के लिए, डेटा की अवेलेबिलिटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए और ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ठीक है, अगर लगा कि परफॉर्मेंस लो है तो उसके लिए भी वो आइडेंटिफाई करेगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो उसके लिए ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ काम करता है, अलग अलग पॉलिसीज, टूल्स और प्रोसेसेस यूज करके बैकअप रिकवरी मॉडल उस हिसाब से रखता है, डिजास्टर रिकवरी मॉडल रखता है कि अगर कभी भी मान लो कि आपका नेटवर्क इशू आ गया या कुछ भी प्रॉब्लम आई तो डेटा कैसे ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, है ना। तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाता है, प्रिविलेजेस देता है, एक्सेस देता है यूजर्स को। तो अब आते हैं डेटा इंजीनियर पे। डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है, डेटा आ गया, अब डेटा इंजीनियर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, अलग अलग सोर्सेज से इंटीग्रेट करके प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसका डेटा पे क्लीनिंग करेगा, फिर देखेगा कि डेटा पे कुछ रूल्स लगाएगा, गवर्नेंस रूल्स लगाएगा, उसकी पाइपलाइंस बनाएगा जिससे डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर उसमें अलग अलग जैसे भी उसके लिए बेस्ट है वहाँ पे डेटा स्टोर करेगा ताकि ईजिली एक्सेस हो जाए, और वो डेटा रेडी करके डेटा एनालिस्ट को देगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो डेटा इंजीनियर का काम हो गया सारे स्टेक होल्डर के साथ कोलैबोरेट करके डेटा वर्कलोड को इम्प्लीमेंट करना, उस पर क्लींजिंग करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, डेटा को स्टोर करना, पाइपलाइन में प्रोसेसिंग देखना, फिर पाइपलाइंस को मॉनिटर करना, अगर पाइपलाइंस कहीं फेल हो रही है उसकी प्रॉपर ट्रैकिंग होना, अगर प्रोसेसिंग ही फेल हो गई तो डेटा प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होगी तो वो पूरी ट्रैकिंग करना। तो इस तरह से हम डेटा इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होता है ये इंश्योर करने के लिए कि डेटा की प्राइवेसी भी मेंटेन रहे, राइट। और वो कैसे मेंटेन रहेगी, डेटा स्टोर्स ऐसे हो कि वहाँ से कोई एक्सेस ना कर पाए, कोई भी अनऑथराइज पर्सन ना एक्सेस कर पाए, तो इंश्योर करता है कि डेटा की प्राइवेसी मेंटेन रहे। फिर आता है डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट का काम है एक्सप्लोर करना और एनालाइज करना डेटा को और उस पर विजुअल्स बनाना, विजुअल्स बना के उसके ऊपर फिर फर्दर डिसीजन लेना। जैसे कि हम लोग पावर BI में क्या करते हैं, डेटा को हम लोग पावर BI में दिखाते हैं चार्ट्स फॉर्म में, उस पर एनालिसिस करते हैं और उस पर डिसीजन लेते हैं जो कि बिजनेस ओरिएंटेड डिसीजंस भी होते हैं। ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट का ओवरऑल वर्क हो गया कि आगे फर्दर मतलब कि एनालिटिकल मॉडल्स को क्रिएट करना, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, और फिर ज़रूरत पड़ी तो आगे फिर डेटा साइंस के लिए वो फर्दर उस पर प्रिडिक्शन मॉडल के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ऊपर से ओवरऑल देखोगे तो इसमें प्रॉपर वो पूरा ट्रेंड एनालिसिस करेगा, एनालिटिकल मॉडल्स रन करेगा, बिल्ड करेगा, उसके ऊपर विजुअलाइजेशंस क्रिएट करेगा मैनेजमेंट को ताकि पूरा नज़र आए कि किस तरह से ट्रेंड चल रहा है ओवरऑल। तो ऐसे वो इसके लिए डेटा एनालिस्ट का हेल्पफुल होता है और वो विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकता है किसी भी वेब बेस्ड टूल पे, या अगर हम देखें तो पावर BI में हम लोग जनरली यूज़ कर रहे हैं, पावर BI, टैबलो वगैरह में।
नेक्स्ट हम करते हैं डेटा सर्विसेज। तो अगर हम देखें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में बहुत सारी सर्विसेज होती है जो कि क्लाउड सॉल्यूशंस को सपोर्ट करती है ट्रांजैक्शनल के लिए और एनालिटिकल पर्सपेक्टिव के लिए। ट्रांजैक्शनल जो भी हम प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे हैं और एनालिसिस पर्सपेक्टिव हमें जो जो सॉल्यूशंस चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो एज्योर सीक्वल एक अगर हम देखेंगे फैमिली ऑफ रिलेशनल डेटाबेस सॉल्यूशंस है जिसके अंदर 3 टाइप्स के ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है एज्योर सीक्वल डेटाबेस एंड देन सेकंड इज मैनेज्ड इंस्टांसेस और एज्योर सीक्वल वीएम। ठीक है, तो इसमें अगर हम हर एक का समझें तो हर एक में क्या होता है, जैसे अगर हमने एज्योर सीक्वल यूज़ किया, एज्योर सीक्वल सर्वरलेस है यानी कि ये पूरा कंप्लीटली एज्योर इसको मेंटेन करता है, सर्वरलेस है, इसमें हमें कोई अपना सर्वर नहीं लगाना पड़ता। और अगर आप देखोगे तो ये एज्योर में ही हमें एक इंस्टांस मिलता है जिसे हम यूज़ करते हैं। तो ये फुल्ली मैनेज्ड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस डेटाबेस है जो कि एज्योर पे हॉस्टेड होता है। इसमें सिंगल डेटाबेस भी हो सकता है और इलास्टिक पूल भी हो सकता है। इलास्टिक पूल में मल्टीपल डेटाबेसेस रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। इसमें मैंने एक पहले वीडियो भी बनाया था जिसमें प्रैक्टिकल करके दिखाया था। और नेक्स्ट आता है इसमें कि और क्या फीचर है कि डेटाबेस सर्वर है। माइग्रेशन थोड़ी टफ है इसमें बिकॉज इसमें पूरी चीज़ें सपोर्टेड नहीं है, कुछ सीक्वल सर्वर फीचर्स अवेलेबल नहीं है। बैकअप और पैचेस जो हैं वो मैनेज्ड हैं और डेटाबेस 100 टेराबाइट तक स्टोर करता है। अप टू 99.995% इसकी अवेलेबिलिटी है। तो अब इन सब फीचर से मतलब अगर हम देखेंगे तो ऑन सपोर्ट डेटाबेस ये मोस्टली ऑन 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 प्रेम डेटाबेस लेवल कैपेबिलिटी को जो कि सीक्वल सर्वर के अंदर होती है वो सपोर्ट करता है, बट कुछ परसेंटेज, नॉट ऑल द फीचर्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसमें बिल्ट इन है बैकअप और पैचेस और इसमें लेटेस्ट स्टेबल डेटाबेस इंजन वर्जन होता है। ठीक है, और इसके अंदर एडवांस इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं। अगर हम अब सेकंड देखें तो सिक्वल एज्योर सिक्वल मैनेज्ड इंस्टांस, एज्योर सिक्वल मैनेज्ड इंस्टांस जो है वो माइग्रेशन के लिए बेस्ट है। इलास्टिक पूल फीचर है इसके अंदर, डेटाबेस सर्वर है, इसके अंदर भी बैकअप और पैचिंग बिल्ट इन होता है। ठीक है, और इजी माइग्रेशन फ्रॉम सिक्वल सर्वर है। इसमें प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया जाता है विद इन एज्योर वर्चुअल नेटवर्क और डेटाबेस अप टू 100 टेराबाइट स्टोरेज और अप टू 99.995% अवेलेबिलिटी। ये हॉस्टेड इंस्टांस होता है सिक्वल सर्वर का विद ऑटोमेटेड मेंटेनेंस विच अलाउज मोर फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन। इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकते हैं और मोस्टली जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसके लिए ऑनर रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है सिक्वल वीएम जिसमें कि हम लोग एक वीएम लेते हैं, उसमें सिक्वल सर्वर इंस्टॉल करते हैं। इसमें मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन हमारे हाथ में होती है और हम फुली मैनेज्ड हम लोग अपनी फुली मैनेज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसे यूज़ करते हैं। ये माइग्रेशन के लिए बेस्ट है, इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है जो ना हो। और जैसे कि हमें पहले ऑप्शंस में प्रॉब्लम आई, लिफ्ट एंड शिफ्ट है, इसको हम मूव कर सकते हैं बिना किसी चेंजेस के, कहीं से भी दूसरी जगह हम माइग्रेट कर सकते हैं। और इसमें हमें देखना है मेंटेनेंस और पैचिंग कब स्टार्ट करनी है, ये सब हम सेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रिकवरी मॉडल कब करना है, सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये हाईली कस्टमाइजेबल है और इसमें डाउन टाइम भी होता है, एक्सपेक्टेड डाउन टाइम होता है जब हम चेंजेस करते हैं स्टोरेज या सीपीयू में। 256 टेराबाइट स्टोरेज है, इसमें स्टोरेज स्पेस ज़्यादा है और अप टू 99.99% अवेलेबिलिटी है इसके अंदर। अगर हम देखें तो इसमें दिस इज़ हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन। इसमें कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ज़्यादा होती है और ये हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर हम देखें एज्योर सीक्वल डेटाबेस, हम ऑन प्रेम एप्लीकेशन जब हम मान लो हम कोई ऑन प्रेम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और हमें डेटा एक्सेस करना है एज्योर सीक्वल डेटाबेस से, उस केस में हम एज्योर सीक्वल डेटाबेस यूज़ करते हैं। अगर हमने सपोज़ हमें कोई माइग्रेशन का काम करना है और उसमें बहुत सारे फीचर्स यूज होते हैं सीक्वल के, तो उस केस में हम लोग सीक्वल सर्वर ऑन एज्योर वीएम करते हैं ताकि हमारे लिए माइग्रेशन ईजी हो जाए। और दूसरा इसमें ये भी है विद सीक्वल वर्चुअल मशीन हम लोग एप्लीकेशन जो है वो पार्टली क्लाउड और पार्टली ऑन प्रेम पे रन कर सकती है, मतलब एक तरह से नेटिव की तरह हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मैनेज्ड इंस्टांस की अगर हम बात करें तो इसमें नेटिव वर्चुअल नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशन होती है, यानी कि कनेक्टिविटी जो होती है वो ऑन प्रेम एनवायरनमेंट में होती है यूजिंग एज्योर एक्सप्रेस राउट या वीपीएन गेटवे से। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन है, कब हमें क्या यूज़ करना है ये बेस्ड ऑन हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। फिर अगर हम इनके रोल्स पे देखें तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है इस केस में प्रोविजन और मैनेज करता है एज्योर सीक्वल डेटाबेस को, वो सपोर्ट करता है लाइन ऑफ बिजनेस को और एंड एप्लीकेशन जो उनको की ट्रांजेक्शनल डेटा की नीड है। ठीक है, तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो प्रोविजनिंग और एज्योर सीक्वल डेटाबेस को मैनेज करता है।
डेटा इंजीनियर्स देखें तो डेटा इंजीनियर्स होते हैं इसमें, वो डेटा पाइपलाइंस क्रिएट करते हैं यूजिंग एडीएफ एज़्योर डेटा फैक्ट्री, जिसके अंदर वो परफॉर्म करते हैं एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड ऑपरेशंस, और फिर उसके ऊपर डेटा क्लीनिंग वगैरह जो जो चाहिए उस पर करते हैं, और अगर डेटा पाइपलाइंस की मॉनिटरिंग करते हैं। डेटा पाइपलाइंस में जो आपका कोड है उसमें प्रोसेसिंग किसी भी तरह की हो सकती है, आप बिग डेटा टेक्नोलॉजीज यूज़ करके भी कर सकते हो, बेस्ड ऑन आपको आपका अपना सॉल्यूशन आप कैसा इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो। आप लोग स्पार्क स्काला यूज़ करके कर सकते हो, जैसे भी वो हम एडीएफ से रन कर सकते हैं। ठीक है, और एडीएफ में मतलब एक तरह से पूरी पाइपलाइन क्रिएट होती है, पूरा लॉजिक लिखा जाता है। फिर डेटा एनालिस्ट का क्या रोल है इसमें, एज्योर सीक्वल डेटाबेस डायरेक्टली यूज़ करते हैं रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन में जैसा जैसा उनको डेटा विजुअलाइजेशन में दिखाना है उसके लिए, या जो एनालिसिस करनी है उसके लिए। नेक्स्ट आता है एज़्योर डेटाबेस फॉर ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस। तो अगर हम देखें तो इसमें ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेसेस जो हैं वो हमारे 3 हैं मेजरली। एज़्योर डेटाबेस फॉर माई सीक्वल, जो कि सिंपल टू यूज़ है, ओपन सोर्स है, और ये हम यूज़ करते हैं कॉमनली अपाची, लाइनेक्स, माई सीक्वल और पीएचपी पर। एज़्योर डेटाबेस फॉर मारिया डीबी जो है ये कंपैटिबल होता है ओरेकल डेटाबेस के लिए, और ये नया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ओरिजिनली माई सीक्वल डेवलपर्स के लिए क्रिएट करा है। थर्ड है एज़्योर डेटाबेस फॉर पोस्टग्रेसक्यूएल। ये हाइब्रिड रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। ये डेटा को रिलेशनल टेबल्स में स्टोर करता है, और इसके अंदर डेटा टाइप्स जो होते हैं वो कस्टमाइज्ड हो सकते हैं, और ये नॉन रिलेशनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ठीक है, तो हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट, किस तरह की एप्लीकेशन में कहाँ पे कैसी प्रोसेसिंग करनी है, उसके हिसाब से हम लोग डेटाबेस चूज़ करते हैं। एज़्योर सीक्वल डेटाबेस में हम लोग ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेसेस यूज़ करते हैं, मैनेज करते हैं बाय डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको मैनेज करता है, उसका ट्रांजेक्शन्स जो है वो डेटा इंजीनियर देखता है, और एनालिसिस पार्ट डेटा एनालिस्ट करता है। अब वन बाय वन देखते हैं, जैसे एज़्योर कॉस्मोस जीबी है, तो एज़्योर कॉस्मोस जीबी एक ग्लोबल स्केल नॉन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम होता है जो कि मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस को सपोर्ट करता है, और ये इसमें हम जब डेटा स्टोर करते हैं वो की वैल्यू पेयर में करते हैं, जेसन फॉर्मेट भी हो सकता है, कॉलमनर, फैमिलीज या ग्राफ्स के फॉर्म में हो सकता है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कॉस्मोस डीबी का जो इंस्टांस होता है वो भी प्रोविजन किया जाता है, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर उसको मैनेज करता है, और डेटा इंजीनियर जो है वो ओवरऑल आर्किटेक्चर बनाता है प्रोसेसिंग के लिए, और उसको वो ये देखता है कि डेटा कहाँ से कैसे इंटीग्रेट होगा, फिर उसके लिए फर्दर एनालिटिकल सॉल्यूशन कैसे बनेंगे और रिपोर्ट्स में कैसे आएगा। तो अगेन तीनों रोल्स का यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है एज़्योर डेटा फैक्ट्री, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एज़्योर डेटा फैक्ट्री एक एज़्योर सर्विस है जो कि जिसमें हम कुछ प्रोसेसिंग लॉजिक लिखते हैं, और उस पाइपलाइन को हम शेड्यूल करते हैं कि कब रन करना है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग लॉजिक होते हैं। इसमें हम लोग पाइपलाइन के थ्रू डिफरेंट डेटा सोर्सेज को कनेक्ट करके उसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या उस पर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं डिफरेंट स्टोरेज स्पेसेस में। और एज़्योर डेटा फैक्ट्री का जो वर्क होता है वो एक तरह से बिल्ड, एक्सट्रैक्ट और लोड होता है, तो इसे मेजरली डेटा इंजीनियर एज़्योर डेटा फैक्ट्री पे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है सिनैप्स एनालिटिक्स। और सिनैप्स एनालिटिक्स में अगर हम देखें तो ओवरऑल एक तरह से एक सिंगल सर्विस है जो जिसमें कि एक इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है, फॉर एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव। तो अगर हम देखें, अगर पाइपलाइंस जो इसमें पाइपलाइंस बनती हैं, पाइपलाइंस उसी तरह से होती है जैसे एज़्योर डेटा फैक्ट्री, बट एक इस इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में उसमें एक पाइपलाइन क्रिएट हो जाती है। सेकंड होता है सीक्वल, उसके अंदर स्केलेबल सीक्वल डेटाबेस इंजन है, जो कि एक तरह से उन्होंने एक ही इंटरफेस में सब चीज़ें दी हैं। अपाचे स्पार्क जो है एक ओपन सोर्स है जिसमें हम कोड लिख सकते हैं spark.net में, और अगर हमें जावा यूज़ करते हुए करना है स्पार्क स्काला में कर सकते हैं, पाई स्पार्क में कर सकते हैं, तो किसी भी उसमें हम कोड लिख सकते हैं जैसा हमें चाहिए। और इसमें एक एज़्योर सिनैप्स का डेटा एक्सप्लोरर होता है जो कि हाई परफॉर्मेंस डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन है। इसमें हम रियल टाइम क्वेरी लगाकर टेलीमेट्री डेटा को लेते हैं, और उसको एक्सेस करते हैं थ्रू कुछ तो क्वेरी लैंग्वेज, जो कि क्वाइट सीक्वल की तरह ही होती है। तो इसमें जो डेटा इंजीनियर हैं वो सिनैप्स एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं, उसमें एक यूनिफाइड डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें पाइपलाइंस के साथ कॉम्बिनेशन, डेटा वेयरहाउस के साथ कॉम्बिनेशन, स्टोरेज ले लिया जाता है, डेटा लेक स्टोरेज, और फिर उसमें एक सिंगल सर्विस जो है वो पूरा वर्क करती है एंड टू एंड। डेटा एनालिस्ट जो होते हैं इसमें वो स्पार्क पूल से डेटा लेकर उससे रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं एनालिटिक्स पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट आता है एज़्योर स्टोरेज। अगर हम देखें एज़्योर स्टोरेज, जैसे हम एडीएफ में भी एज़्योर स्टोरेज यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, या कहीं भी हमें डेटा स्टोर करने के लिए एज़्योर स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 तरह से स्टोरेज है। ब्लॉब कंटेनर जो है वो बाइनरी फाइल्स को स्टोर करता है जो कि काफ़ी स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव है।
फाइल शेयर, जिसमें हम नेटवर्क फाइल शेयर को यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क पे हैं, जिस तरह से हम वहाँ पे यूज़ करते हैं नेटवर्क फाइल शेयर को, उसी तरह से यहाँ पे फाइल सेव हो जाती हैं, फाइल स्टोर होती है और उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। टेबल्स इसमें की वैल्यू स्टोरेज में होता है, इससे एक्सेस करना ईजी होता है थ्रू एनी एप्लीकेशन। ईजिली हम लोग उसका डेटा रीड और राइट करते हैं की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में। तो डेटाब्रिक्स एज्योर इंटीग्रेटेड वर्जन है। इसमें डेटाब्रिक्स प्लेटफॉर्म में हम लोग अपाचे स्पार्क में डेटा प्रोसेसिंग लिखते हैं और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं एज्योर सीक्वल के साथ। ठीक है, तो ये एक तरह से पूरा लार्ज स्केल डेटा एनालिटिक्स का सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं इस तरह से। तो डेटाब्रिक्स में डेटाब्रिक्स और स्पार्क का जो है वो कॉम्बिनेशन है, उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग स्पार्क नोटबुक्स रन करते हैं, राइट। और डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर्स इस पे काम करते हैं। डेटा एनालिस्ट जो हैं वो उस नोटबुक्स को लेकर देन एज्योर डेटाब्रिक्स पे क्वेरी रन करके वो डेटा विजुअलाइज करते हैं। एज्योर एचडी इनसाइट, ये एक तरह से एज्योर सर्विस है जिसके अंदर हम लोग एज्योर हॉस्टेड क्लस्टर यूज़ करते हैं ओपन सोर्स बिग डेटा प्रोसेसिंग के लिए, जिसमें हम अपाचे स्पार्क, यानी कि जैसे मैंने पहले भी बताया था, अपाचे स्पार्क में नोटबुक्स बनती हैं डेटा प्रोसेसिंग के लिए। उसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक होता है एपीआई के थ्रू, जिसमें हम जावा यूज़ कर सकते हैं, हम लोग spark.net यूज़ कर सकते हैं, या स्पार्क विद स्काला या पाई स्पार्क, ये सब यूज़ करके उसमें लिख सकते हैं। अपाचे हडूप में एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसमें हम मैप रिड्यूस जॉब्स यूज़ करते हैं, जो कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को फास्ट एग्जीक्यूट करती है। मैप रिड्यूस जॉब्स जो हैं वो जावा में लिखी होती है। फिर आता है अपाचे एचबेस। एचबेस एक ओपन सोर्स डेटाबेस सिस्टम है जो कि नो सीक्वल डेटाबेस सिस्टम कहा जाता है, डेटा स्टोरेज कहते हैं। अपाचे काफका एक तरह से मैसेज ब्रोकर की तरह काम करता है डेटा स्ट्रीम प्रोसेसिंग के लिए। फिर अपाचे स्टॉर्म जो होता है, ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, इसमें टोपोलॉजी यूज़ होती है स्पाउट्स एंड बोल्ट्स की। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें और डिटेल में करेंगे। डेटा इंजीनियर्स एज्योर एचडी इनसाइट को यूज़ करते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए, उसमें पूरी प्रोसेसिंग और पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। फिर आता है एज्योर स्ट्रीम एनालिटिक्स। स्ट्रीम एनालिटिक्स जो होता है दैट इज़ रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोसेस, जिसमें बैच में प्रोसेसिंग नहीं होती। जैसे डेटा आ रहा है उसी टाइम वो प्रोसेसिंग स्टार्ट, उसी टाइम ही प्रोसेसिंग होगी और उसी टाइम रियल टाइम। ठीक है, इसके अंदर अगर हम देखें तो डेटा इंजीनियर स्ट्रीम एनालिटिक्स यूज़ करते हैं ताकि आपको ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे डेटा एनालिटिक्स के लिए डेटा चला जाए और वहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन में भी आ जाए। तो स्ट्रीमिंग डेटा को कैप्चर करके इंजेस्ट करके फिर उसे एनालिसिस के लिए डेटा देते हैं और रियल टाइम विजुअलाइजेशन आती है उस पर। फिर आता है एज्योर डेटा एक्सप्लोरर। ये एक स्टैंड अलोन सर्विस है। इसे ये काफ़ी हाई परफॉर्मेंस सर्विस है जिसमें हम लॉग और टेलीमेट्री डेटा पर क्वेरी लगाते हैं। ठीक है, और जैसे कि सिनैप्स डेटा एक्सप्लोरर में भी था, इसमें हम लोग रन टाइम पर अगर हमें एज्योर सिनैप्स एनालिटिक्स के लिए डेटा चाहिए तो उस पर हम यूज़ कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट इसको यूज़ करते हैं क्वेरी करने के लिए और डेटा एनालाइज करने के लिए, इंक्लूडिंग टाइम स्टैम्प एट्रीब्यूट। जब हमें उसी टाइम पे डेटा चाहिए होता है तो हम टाइम स्टैम्प के बेसिस पर देखकर उस पर एनालिसिस का लॉजिक लगाते हैं। नेक्स्ट आता है एज्योर परव्यू। एज्योर परव्यू एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है डेटा गवर्नेंस के लिए और डिस्कवरेबिलिटी के लिए। इसको हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को मैप करने के लिए और ट्रैक करने के लिए मल्टीपल डेटा सोर्सेज में। ठीक है, और ये सिस्टम जो होता है ये ट्रस्टवर्दी डेटा है फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, मतलब एक तरह से इसमें हम डेटा को मैप करते हैं और उसको ट्रैक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज में। और डेटा इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं डेटा गवर्नेंस का लॉजिक लगाने के लिए और इंश्योर करते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी है, मतलब डेटा आपका बिल्कुल सही है। देन आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, जो मोस्टली लोग जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, केपीआई मैट्रिक्स बनाते हैं। डेटा डिफरेंट डेटा सोर्सेज से लेकर प्रोसेसिंग करने के बाद जब डेटा स्टोर होता है उसके बाद हम उसे पावर बीआई में दिखाते हैं, जिस तरह का डेटा दिखाना है कैलकुलेशन करके। फिर उसके ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर आप देखोगे तो पावर बीआई में दो तरह का होता है, पावर बीआई सर्विस और पावर बीआई डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो होता है वो औरों के साथ वैसे शेयर नहीं होगा, लेकिन अगर आपने पावर बीआई सर्विस यूज़ करी है, एज्योर पे डिप्लॉय करी है, तो कहीं से भी यूआरएल दो आप, वो एक्सेस हो जाएगी और उसे पब्लिश किया जाता है एज अ वेब बेस्ड रिपोर्ट। और ये फिर रिपोर्ट जो होती है इसको आप डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स को देखते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। इसे आप मोबाइल पे भी देख सकते हो। तो पावर बीआई रिपोर्ट एक विजुअलाइजेशन टूल है जिसमें हम केपीआई मैट्रिक्स और पूरा बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि बिजनेस में क्या ट्रेंड चल रहा है, जो कि एनालिस्ट बहुत बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं एनालिसिस पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, तो दैट्स इट इन दिस मॉड्यूल। तो हमने आज अपना ये सेकेंड मॉड्यूल कवर किया। सो अब होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड मॉड्यूल कवर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।